हेलो, नमस्कार दोस्तों। पहचान एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, आज से हम एक नए सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें वीडियो मेंस का सिलेबस कवर करेंगे और साथ साथ में जो राजस्थान पुलिस है और इसके अलावा राजस्थान की जितनी भी वैकेंसी है, लेबर असिस्टेंट वगैरह और जो नई भर्ती आ रही हैं उन सभी से रिलेटेड राजस्थान का जीके यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर मैं आपको जो स्टडी कराने वाला हूँ ये एक नोट्स के थ्रू है, यानी यहाँ पर मैं आपको स्क्रीन पे नोट्स दिखाई देंगे और कम्प्लीटली मैं उनका एक सेशन लूँगा। और इसमें आपको एक वास्ट नॉलेज मिलेगी, यानी आपको व्याख्यात्मक रूप से मैं प्रत्येक टॉपिक की जानकारी आप लोगों को प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल सरल शब्दों में आप लोगों को सीखना है, समझना है और क्लास को पूरा देखना है कम्प्लीटली। और यदि आपको पीडीएफ चाहिए नोट्स के तो आपको पीडीएफ्स भी मिल जाएंगे नोट्स के, ठीक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और कंटिन्यूटी के साथ में आप इस तरह की वीडियो देखिए, ये नोट्स देखिएगा। अधिकतम क्वेश्चंस आपको इसी नोट्स में से मिलेंगे। ठीक है, मैं 100% तो नहीं कहूँगा कि 100% क्वेश्चन यानी सारे के सारे क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन अधिकतम क्वेश्चन आपको इसी नोट्स में से मिलेंगे। आप चाहें तो अब से पहले जितनी एग्ज़ाम्स हुई हैं उन्हें चूज़ करके उनमें से क्वेश्चन उठा करके इसमें मेल करके मैच करके देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको भी लगेगा कि ये नोट्स जो बनाए गए हैं वो काफ़ी मिच्योर हैं, काफ़ी एग्ज़ाम के पर्पज़ से इम्पोर्टेंट हैं। तो आप लोगों को जैसे ही लगे तो आपको इसको छोड़ना नहीं है और ज़्यादा इसको फॉलो करना है, मतलब नोट्स को स्टडी करना है। मतलब कहते हैं ना कि किताबें 10 किताब पढ़ने की बजाय एक किताब को आप 10 बार पढ़िए तो वो ज़्यादा बेटर रिजल्ट देती है। तो यहाँ पर आपको ये नोट्स हैं जो बार बार आपको कंप्लीट अगर आप कर लेते हैं तो ये मान लीजिए आपकी राजस्थान की तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज हमारा पहला टॉपिक रहेगा मेवाड़ का इतिहास। ठीक है, यहाँ पर मैं मध्यकालीन राजस्थान से क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ? मध्यकालीन राजस्थान से इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि दोस्तों देखो, ऐसा है कि ज़्यादातर क्वेश्चन जहाँ से पूछे जाते हैं वो चीज़ें इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। ज़्यादातर क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं ना वो चीज़ें हमें पहले पढ़ लेनी चाहिए और उनको ही रिवाइज भी ज़्यादा करना चाहिए। तो यहाँ मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि मेवाड़ का जो इतिहास है वो समझने से पहले आपको सबसे पहले ये जानना चाहिए कि मेवाड़ आखिरकार है कहाँ कहाँ का एरिया और मेवाड़ का नाम क्या था। ठीक है, तो नोट्स में भी लिखा हुआ है सामने कि मेवाड़ के प्राचीन नाम, मेवाड़ को पहले कहा जाता था मेदपाट, प्रागवाट और सीवी जनपद। ठीक है, तो इन सभी नामों से मेवाड़ को जाना जाता था पहले के टाइम पर, यानी पुराने समय में मेदपाट, प्रागवाट, सीवी जनपद के नाम से मेवाड़ को जाना जाता था। और स्पेशली मैं आपको बता दूं कि जो हमारा राजस्थान है उस राजस्थान के जो जैसे मान लो कि आपको पता हो चित्तौड़गढ़ एरिया है। ठीक है, ये बता देता हूँ मैं कौन कौन सा एरिया। एक तो चित्तौड़ का एरिया है, एक आपका उदयपुर का एरिया है, स्पेशली उदयपुर का एरिया मेवाड़ में पड़ता है, और राजसमंद का एरिया है। और इसके अलावा प्रतापगढ़ है, जैसे प्रतापगढ़ है, और एक इसके अलावा शाहपुरा है। शाहपुरा एक तहसील है, शाहपुरा टोंक में पड़ती है। और एक शाहपुरा वो था जो जहाँ पर मेवाड़ का एक मतलब ये शाहपुरा एक रियासत थी। तो इन सभी एरियो को मिला करके जहाँ पर चित्तौड़, उदयपुर और राजसमंद, प्रतापगढ़ और शाहपुरा है, इन सभी को मिलाकर के मेवाड़ कहा जाता था। उस समय की मैं बात कर रहा हूँ। तो उस समय पर इन एरियो में जो भी कार्य प्रणाली होगी, जो राजा होंगे उनके वंशज होंगे, और जो यहाँ का जो हेड कमांड जो जिन लोगों ने संभाल रखा था, तो उसे हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। सीधी सी बात है, इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसमें बार बार आप लोगों को सिर्फ ये एरिया शो होंगे कि चित्तौड़, उदयपुर और राजसमंद और प्रतापगढ़ और शाहपुरा। तो इसे मेवाड़ कहते थे। आपने जान लिया है कि मेवाड़ में कौन कौन से एरिया आते हैं, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद, प्रतापगढ़ और शाहपुरा, और इनके आसपास का क्षेत्र जो है वो क्या कहलाता था? मेवाड़ कहलाता था। मेवाड़ भी कह सकते हैं, मेदपाट भी कह सकते हैं, प्रागवाट भी कह सकते हैं, और इसे सीवी जनपद के नाम से जाना जाता था। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जो मेवाड़ था इस पर गुहिल वंश का शासन सबसे प्राचीन समय से चला आ रहा था। अब यानी जितना हमें समय ज्ञात है तो उस समय से हमको यही मालूम पड़ा है कि यहाँ पर जो गुहिल वंश है वो लगभग 7वीं सदी से शासन करती आ रही है। कौन सी सदी से? 7वीं सदी से। अब ये याद करने लायक नहीं है, लेकिन मैं इसका बैकग्राउंड आपको थोड़ा सा इर्द गिर्द बता देता हूँ ताकि आपको जो टॉपिक्स हैं वो आसानी से समझ में आ जाए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर है कि
संसार में जो ये मान लो कि केवल जो हमारा राजस्थान की रियासतें हैं उन्हीं में मेवाड़ों का राज नहीं रहा है। ये इसके अलावा जो संसार के अन्य जो जितने भी क्षेत्र थे वहाँ पर भी हमारे मेवाड़ के जो राजा महाराजा थे उनका शासन रहा है, उनका राजवंश रहा है। ठीक है, तो ये काफ़ी लंबा चौड़ा है। लेकिन हम देखिए शिलालेखों से और बहुत सारे जो पत्थर शिलालेख होते हैं या बहुत सारे जो हमें प्राचीन स्थापत्य कला के ऐसे कुछ चीज़ें मिलती हैं जिनसे हमें जानकारी मिलती है, तो उन्हीं जानकारी के आधार पर आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ, जो ये हमारी बुक्स में भी आप लोगों को देखने को मिल सकता है। तो यह नोट्स में देखिए ज़रा कि गुहिल वंश की स्थापना गुहिल ने की थी। किसने की थी? गुहिल ने की थी। और वो कब की थी? 566 ईस्वी में। अब देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है कि गुहिल वंश की स्थापना कब हुई? 566 ईस्वी में। अब आपको एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग ही स्टडी करना है कि जो गुहिल वंश की स्थापना कब हुई? 566 ईस्वी में। किसने की? गुहिलादित्य कह सकते हैं, गुहादित्य कह सकते हैं, गुहिल कह सकते हैं। ठीक है। और गुहिल वंश की 24 शाखाएं थी। कितनी शाखाएं? 24 शाखाएं थी। इनमें मेवाड़ के गुहिल ही जो थे वो सबसे प्रमुख थे और गुहिल शासक जो थे वो सूर्यवंशी हिंदू थे। अब इतना सा आपको जानना है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन बनता है यहाँ से तो सिर्फ और सिर्फ ये बन सकता है कि गुहिल वंश की स्थापना कब और किसने की। ठीक है, इससे ज़्यादा आज तक पूछा भी नहीं गया है क्वेश्चन। और इनके प्राचीन नाम क्या थे और इसके अलावा कौन कौन सा एरिया, ये हमेशा ये क्वेश्चन हमारे आजकल बन रहा है कि उसमें सम्मिलित कीजिए उन क्वेश्चंस में बन रहा है। तो उसमें कहा जाता है कि भाई कौन कौन सा एरिया है जो मेवाड़ में जाना जाता था। तो मेवाड़ में आने वाले उस एरिया को जैसे चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद और प्रतापगढ़, शाहपुरा का और इनके आसपास का जो इलाका है, इस इलाके को क्या कहा जाता था? इसे मेवाड़ कहा जाता था। आप लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है। अब मेवाड़ पर गुहिल वंश का शासक है, तो गुहिल वंश में सबसे पहले जिस व्यक्ति को, मोस्ट इम्पोर्टेंट राजा को याद किया जाता है जिसने इसकी स्थापना वास्तविक रूप से की है, उसे बप्पा रावल के नाम से जाना जाता है। अब देखिए हमें और चीज़ों से मतलब नहीं है, हमें ये जानना है कि भाई बप्पा रावल से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अब बप्पा रावल है या बापा रावल कह सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि मेवाड़ में एक पत्थर मिला सन 971 या 1028 संवत के दौरान। मैं आपको एक डीपली बता रहा हूँ एक डेस्क्रिप्टिव रूप में कि एक शिलालेख मिला जिसमें एक व्यक्ति का नाम देखने को मिला था कि बप्पा, जो मेवाड़ में इस व्यक्ति का शासन जरूर रहा है। तो उस शिलालेख से हमें उसकी नॉलेज मिलती है। 1028 में मेवाड़ के शिलालेखों में बप्पा रावल का नाम देखने को मिलता है। ठीक है, पहली बात तो गुहिल की बात करें तो गुहिल के समय ऐसा कोई शिलालेख प्राप्त नहीं हुआ था। लेकिन बप्पा रावल के समय बप्पे रावल के समय का शिलालेख का उल्लेख हमारे मेवाड़ के शिलालेखों में जरूर है। सामोली का शिलालेख इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम जानते हैं कि बप्पा रावल कौन था, क्या था। वास्तविक नाम इनका कालभोज है, आप सभी परिचित है। और याद कर लीजिए कि बप्पा रावल का वास्तविक नाम क्या है? कालभोज था। और बप्पा रावल के गुरु का नाम क्या था? हरित ऋषि। बप्पा रावल के गुरु का क्या नाम था? हरित ऋषि। देखिए ये क्वेश्चन कई बार अल्टीमेटली पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा आपको फोकस करना है। 734 ईस्वी में मान मौर्य को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। किसने? बप्पा रावल ने। कि कौन सी ईस्वी में? 734 ईस्वी में। तो हमें शिलालेखों में ये भी जानकारी मिलती है कि इन्होंने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, जिसमें उस समय पर वहाँ पर शासन कौन कर रहा था? मान मौर्य। तो मान मौर्य को इन्होंने हराया और हरा करके चित्तौड़ पर अपना अधिकार कर लिया और राजधानी बनाया किसे? उदयपुर नागदा को। यानी बप्पा रावल की राजधानी कौन सी थी? उदयपुर नागदा। एक बात बताइए कि हमारा जो राजस्थान है वो कुछ इस टाइप का है। ठीक है, अब ये हमारा राजस्थान कुछ इस टाइप का है। मैं इसको थोड़ा जैसा बनेगा वैसा बना देता हूँ। तो इस टाइप का हमारा राजस्थान है। अब इस राजस्थान में यह व्यक्ति क्या करता है कि कालभोज है या बप्पा रावल है, जो यहाँ पे चित्तौड़ में आक्रमण करता है। ठीक है, चित्तौड़ में आक्रमण करता है। अब ये चित्तौड़ में आक्रमण करने के बाद में यहाँ पर किसका शासन चल रहा था? मान मौर्य का।
मान मौर्य जो यहाँ पर शासन कर रहा था, मान मौर्य नाम का व्यक्ति, तो उस मान मौर्य को ये हरा देता है और इस चित्तौड़ को अपने अंडर में ले लेता है। अब चित्तौड़ को अंडर लेने के बाद में इसने राजधानी किसको बनाया था, ये आपको याद रखना है। यहीं चित्तौड़, पहले अलग अलग एरिया नहीं थे, ये एक टोटली एरिया मेवाड़ माना जाता था, ठीक है। तो मेवाड़ पर शासन करने के लिए चित्तौड़ ही एक शक्तिशाली उस टाइम पर साम्राज्य था, तो वहाँ पर इन्होंने आक्रमण किया और इन्होंने राजधानी नागदा को बनाया, जो कि उदयपुर में स्थित है, ठीक है। इसके बाद में हम क्या बात करते हैं कि इनके द्वारा देखो इंपॉर्टेंट काम क्या किए गए, वो याद रखने लायक हैं। नागदा में एक लिंग मंदिर जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो एक लिंग मंदिर का निर्माण भी किसने करवाया था, बप्पा रावल ने या कालभोज ने करवाया था। मेवाड़ के शासक स्वयं को एकलिंग जी का क्या मानते थे, दीवान मानते थे। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से मेवाड़ का के कौन से शासक के वंशज हैं जो कि एकलिंग जी को अपना दीवान समझते थे, ठीक है। तो वहाँ पर आपको बप्पा रावल के वंशज का नाम बताना है। बप्पा रावल का नाम पूछा जा सकता है, तो बप्पा रावल भी वहाँ पर ऑप्शन मिलेगा आपको, ठीक है। तो बप्पा रावल मुस्लिम सेना को हराते हुए गजनी तक चला गया था और वहाँ के राजा सलीम को उसने हटा दिया था और अपने भांजे को वहाँ का राजा बना दिया था बप्पा रावल ने। एक बप्पा रावल इतना इम्पोर्टेंट साम्राज्यवादक शासक रहा है, तो जिसने क्या किया था, महमूद गजनवी तक को हराया था, अफगानिस्तान के एरिया में भी जहाँ तक उसने अपना डंका बजाया था, और वहाँ के राजा सलीम चिश्ती को हटा दिया और वहाँ के अपने भांजे को वहाँ का राजा बना दिया था, ठीक है दोस्तों। और इसके अलावा देखो इम्पोर्टेंट क्या है, बप्पा रावल से संबंधित एक इम्पोर्टेंट ये लाइन है और है कि रावलपिंडी का नाम बप्पा रावल के कारण पड़ा था। रावलपिंडी का नाम क्या है, अभी जो पाकिस्तान में एक शहर है उसका नाम बप्पा रावल के कारण ही पड़ा था। अब देखिए, अब इसके अलावा मैं बैक हिस्ट्री भी आपको बता देता हूँ कि मेवाड़ में जो ऐसा भी कुछ कहा जाता है कि भाई जो मेवाड़ में कालभोज जब भी आया था, बप्पा रावल आया था, तो ये बप्पा रावल के फादर का इस पर शासन था पहले से, ऐसा कुछ कहा जाता है इतिहास में। कुछ भ्रांतियां हैं कि चित्तौड़ में पहले से महेंद्र द्वितीय का शासन था, तो उनके पुत्र कालभोज जिसे बप्पा कहा जाता है, वो ही मेवाड़ का फिर अधिपति बना था, उसने शासन को लिया था। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि चित्तौड़ पर आक्रमण करने में स्पेशल जो वास्तविक रूप से जो भूमिका रही थी वो कालभोज की रही थी, और उसने अपनी राजधानी नागदा को बनाया था, ठीक है। बप्पा रावल के नाम से ज़्यादा फेमस है। देखिए, कर्नल जेम्स टोड ने सील को ही बप्पा बताया है। सील कौन था, अब ये सील था जो कि एक उत्तराधिकार था नागादित्य का, जो प्राचीन में उस टाइम पर गुहिल की राजधानी थी। प्रारंभिक राजधानी नागदा जो बनाई थी गुहिलों ने, उस गुहिलों की राजधानी में गुहिल शासक जो एक नागादित्य नाम का शासक हुआ था, तो उस नागादित्य का ही उत्तराधिकारी शीलादित्य था। और शीलादित्य के बारे में जानकारी किससे मिलती है हमें, सामोली के शिलालेख से इसकी जानकारी हमें मिलती है, ठीक है। तो उसी का सील का था, जो सील है उसी को हमारा जो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई कर्नल जेम्स टोड ने किसको सील के समानार्थक बताया है या सील ही घोषित किया है, तो उस व्यक्ति का नाम क्या है, कर्नल जेम्स टोड। ये डीपली क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा हम आगे बात करें कि सीवी वैद ने बप्पा रावल की तुलना चार्ल्स मोर्टेल से की है, जो कि चार्ल्स मोर्टेल एक फ्रांस का कमांडर था। तो सीवी वैद ने बप्पा रावल की तुलना किससे की है, चार्ल्स मोर्टेल से की है, जो कि फ्रांस का कमांडर था। मेवाड़ में सोने के सिक्के प्रारंभ किए, सोने के सिक्के चालू करने वाले व्यक्ति का क्या नाम था, बप्पा रावल। और ये सेकंड ग्रेड का सिक्का, सॉरी ये किसी CIIS का ये ग्रेड है सिक्के, जो कि एक दो बार क्वेश्चन में पहले पूछी जा चुकी है। तो उससे संबंधित भी अगर ऐसा पूछा जाता है आपसे एग्जाम में कि भाई 115 लेवल का 115 ग्रेड का सिक्का किसने स्टार्ट किया, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या फिर ये सब पूछा जा सकता है कि सोने के सिक्कों को मेवाड़ में शुरू करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था, तो वो बप्पा रावल था। देखिए, इसे कुछ उपाधियां भी प्राप्त होंगी, तो ये अगर एक महत्वपूर्ण राजा है तो इसे इम्पोर्टेंट उपाधियां भी मिली होंगी। हिंदू सूरज के नाम से इसे महत्वपूर्ण उपाधि मिली, राजगुरु भी कहा जाता है, चकवे चारों दिशाओं को जीतने वाला व्यक्ति भी इसे कहा जाता है।
तो देखिए इम्पोर्टेंट लाइनें जो बनी थी या जितनी बन सकती थी, मैंने इन्हें 4-5 लाइनों में ही दोहरा दिया है। अब मैं इस वापस से स्टार्ट कर रहा हूँ, दोहरान कर रहा हूँ एक बार फिर से। मेवाड़ के देखिए प्राचीन नाम कौन से हैं? मेदवाड़, प्रागवाड़, सीवी जनपद, और चित्तौड़गढ़, उदयपुर, शाहपुरा, प्रतापगढ़, राजसमंद, ये सब मेवाड़ के एरिए जाने जाते थे। और यहाँ पर इनके आसपास का एरिया भी मेवाड़ में शामिल था। मेवाड़ में सबसे पहले गुहिलों का शासन हुआ करता था, जहाँ गुहिलों ने सबसे पहले राजधानी नागदा को बनाया था। नागदा उदयपुर में स्थित थी, ठीक है। और इसको जो नागदा को बसाने वाले राजा का नाम था, उसका नाम था नागादित्य या गुहादित्य, कुछ भी कह सकते हैं, दोनों में से दोनों ही फेमस हैं। लेकिन गुहिल में जो गुहिल वंश की स्थापना है वो गुहादित्य या गुहिल ने 566 ईस्वी में की थी। और गुहिल की 24 शाखाएं थी गुहिल वंश की। और मेवाड़ के गुहिल जो थे इसमें सबसे प्रमुख थे। जो 24 शाखाएं हैं, 24 ब्रांचेस है, उसमें से मेवाड़ वाले इंपॉर्टेंट हैं। गुहिल शासक सूर्यवंशी हिंदू माने जाते हैं। इनमें सबसे पहला महत्वपूर्ण शासक है जो बप्पा रावल आता है, उसका वास्तविक नाम कालभोज था और हरित ऋषि इनके गुरु थे। और 734 में मान मौर्य को हराकर चित्तौड़ पर आक्रमण करने वाले व्यक्ति का नाम बप्पा रावल था, जिसने राजधानी नागदा को ही बनाए रखा था। और नागदा में एक लिंग मंदिर का निर्माण भी कराने वाले उस सम्राट का क्या नाम था? तो वो था कालभोज या बप्पा रावल। मेवाड़ के शासक स्वयं को एकलिंग जी का दीवान मानते थे। और बप्पा रावल ही ऐसे इंपॉर्टेंट हुए हैं जिन्होंने महमूद गजनी तक अपना साम्राज्य फैलाया है और वहाँ पर अपने भांजे को क्या बनाया है? वहाँ का राजा बना दिया है, ठीक है। रावलपिंडी शहर का नाम भी बप्पा रावल के कारण ही पड़ा है, जो पाकिस्तान में है। और सीवी वैद ने बप्पा रावल की तुलना चार्ल्स मार्टेल से की है, जो कि फ्रांस का कमांडर था। मेवाड़ में सोने के सिक्के चालू करने वाला व्यक्ति भी बप्पा रावल। 115 ग्रेन का सिक्का था जो कि चलाया गया। और उनको महत्वपूर्ण उपाधियाँ जो मिली थी, हिंदू सूरज राजगुरु और चकवे की चारों दिशाओं को जीतने वाले की उपाधियाँ उन्हें महत्वपूर्ण रूप से दी गई थी। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके बाद में मैं अल्लट वाली स्टडी आप लोगों को कराऊंगा। लेकिन आज के लिए स्टार्टिंग है क्लास, तो आज से सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। बाद बाकी हम कल से और भी थोड़ा अच्छी तरीके से इसको डेस्क्रिप्टिव तरीके से इसको व्याख्यात्मक रूप में देखेंगे और जो जानकारियां हैं उन्हें समेटने का प्रयास करेंगे। फास्ट थोड़ा चलेंगे ताकि हमारा जो इतिहास है मेवाड़ का ये जल्दी ही कंप्लीट हो जाए, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। और आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि वीडियो कैसी लगी, और अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना, ठीक है। और आप लोग सपोर्ट ज़रूर करें, ठीक है। नमस्कार।